हेलो फ्रेंड्स, ये सीबी का इकोनॉमिक सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें डिमांड फॉर मनी शुरू किया था। यहाँ डिमांड फॉर मनी के 6 अलग अलग थेरीज है और लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल थेरी या फिशर्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच कवर किया था। अब इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थेरी कवर करेंगे। ये भी क्लासिकल थेरी को ही प्रूव करता है, बस इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसे न्यू क्लासिकल थेरी भी बोलते हैं। अगर आपने फिशर ट्रांजैक्शनल अप्रोच कवर नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप देख लीजिए। उसका रीज़न ये है कि उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। ये थ्योरी बहुत सिंपल और छोटी है, इसलिए इसे कंप्लीट करने में कुछ समय नहीं लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फिशर ट्रांजैक्शनल अप्रोच पढ़ा था। उसमें फिशर ने ये अज्यूम किया था कि मनी का फंक्शन बस ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन इस थ्योरी में थोड़ा अलग अप्रोच है। यहाँ ये बोला गया है कि लोग पैसे खुद के पास होल्ड करने के लिए रखते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि लोग पैसे की डिमांड इसलिए करते हैं कि वो पैसे अपने पास जेब में रख सके। और लोग कितना पैसा अपने पास रखेंगे ये डिपेंड करता है उनकी नॉमिनल इनकम या सैलरी पे। अगर नॉमिनल इनकम कम रही तो लोग यह पैसा कम स्टोर करेंगे, और अगर नॉमिनल इनकम ज़्यादा रही तो लोग ज़्यादा पैसा स्टोर करेंगे। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So the Cambridge cash balance theory of demand for money was put forward by Cambridge economist Marshall and Pigou. This cash balance theory for demand for money differs from Fisher's transactional approach in that it places an emphasis on the function of money as a store of value or wealth instead of Fisher's emphasis on the use of money as a medium of exchange. Marshall and Pigou focus their analysis on the factors that determine individual demand for holding cash balances. Although they recognize that the current interest rate, wealth owned by individuals, expectations of future prices, and future rate of interest determine the demand for money, they however believed that the changes in these factors remain constant or they are proportional to changes in individuals' income. Thus, they put forward a view that individuals' demand for cash balances, that is nominal money balances, is proportional to the nominal income, that is money income. अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी में पैसे का यूज स्टोर करने के लिए किया जाता है और वो डिपेंड करता है नॉमिनल इनकम पे। सो इसके बेसिस पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने एक इक्वेशन निकाला। उन्होंने लोगों के रियल इनकम को वाई से डिनोट किया और यह नॉमिनल इनकम निकालने के लिए इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ता है। सो उन्होंने नॉमिनल इनकम निकालते वक्त रियल इनकम को प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई किया। अब उनको ये प्रूव करना था कि डिमांड फॉर मनी नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करता है। सो नॉमिनल इनकम कितने प्रोपोर्शन में डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है ये देखने के लिए उन्होंने एक प्रोपोर्शन फैक्टर के का यूज़ किया। सो इससे उनका इक्वेशन आता है डिमांड फॉर मनी MD is equal to proportion factor K into price level of economy at last into real income Y. ओके, सो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी में ये प्रूव किया गया है कि डिमांड फॉर मनी दो चीज़ों का फंक्शन होगा, एक तो प्राइस लेवल और यह दूसरा नॉमिनल इनकम। अब फ्रेंड्स, हमने क्लासिकल थ्योरी में देखा था कि डिमांड फॉर मनी प्राइस लेवल पे डिपेंड रहेगा और यहाँ भी यही प्रूव किया गया है, इसलिए हम इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Thus, according to their approach, aggregate demand for money can be expressed as MD is equal to KPY, where Y is real income, where P is equal to average price level of currently produced goods and services, PY is equal to nominal income, K is equal to proportion of nominal income PY that people want to hold as cash balances. The important feature of the Cambridge demand for money function is that the demand for money is proportional function of nominal income, MD is equal to KPY. Thus, it is proportional function of both price level and real income. This implies two things. First, income elastic for demand for money is unity, and secondly, price elasticity of demand for money is also equal to unity, so that any change in price level causes the equal proportionate change in the demand for money. अब फ्रेंड, जिस तरह हर थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं उसी तरह यहाँ भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म देखा गया है। हमने देखा कि डिमांड फॉर मनी ये दो चीज़ों का फंक्शन है, एक प्राइस लेवल और यह दूसरा नॉमिनल इनकम। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर इग्नोर किया गया है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। यहाँ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि डिमांड फॉर मनी में प्राइस रेट भी बड़ा फैक्टर होता है, जो इस थ्योरी में नहीं बताया गया। So it has been pointed out by critics that other influences such as rate of interest, wealth, expectations regarding future prices have not been formally introduced into the Cambridge theory of the demand for cash balances.
सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम केन्स थ्योरी समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।